जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जनगणना जो है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपके आर ओ हो गया और आपका यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है, और आपका बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम हो गया। तो भारत की जो जनगणना है उसको हम आज देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जनगणना से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आरओ में तो 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको यूपी पीसीएस सॉरी उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उसको भी कराने वाला हूँ। वो मैं कल वीडियो ला दूँगा, क्योंकि एक साथ ही आप देखेंगे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसकी वजह से मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुत ही जो मुख्य बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखने वाले हैं जनगणना का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट अस स्टार्ट दिस। ओके। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो भी चीज़ होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उसमें उसका हिस्ट्री जानना बहुत इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जनगणना का इतिहास जानेंगे सबसे पहले। और इतिहास जानने में आप देखेंगे सबसे पहले जो व्यवस्थित रूप से जो जनगणना है वो कराई गई थी स्वीडन के द्वारा, और ये 1749 में कराई गई थी। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले ये जनगणना किसके द्वारा कराई गई थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे स्वीडन 1749 में। जो 10 की जो जनगणना थी, सबसे पहले ये अमेरिका ने 1790 में स्टार्ट किया। और उसके बाद, ठीक है, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के समय ये क्या हुआ, ये भारत की पहली जनगणना ये जारी हुआ। तो उस समय आप देखेंगे 1872 में लॉर्ड मायो के समय ये जारी हुआ। लॉर्ड मायो वाला ये क्वेश्चन ना कम से कम 10 बार आ चुका है, ठीक है, स्टेट पीसीएस में अपने, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कब, 1872 में, ठीक है। लास्ट ईयर पीवाईक्यू भी है, ये कब आया था, किसके समय में, तो 1872 में लॉर्ड मायो के समय। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, याद रखेंगे, लॉर्ड मायो ने लेके आया, लॉर्ड रिपन ने क्या किया, 1881 में 10 की है जो 10 ईयर्स में क्या कहते हैं, जैसे कि हर एक 10 साल में क्या होगा आपका एक, सॉरी ये पता नहीं क्या हो जा रहा है, सॉरी फॉर दिस, एवरी 10 ईयर्स में आपका ये जनगणना क्या होगी, स्टार्ट होगी। 2011 की जो जनगणना है भारत की 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं। ये भी मुख्य बिंदु है, याद रखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अपना जो जनगणना है जो संविधान में आपकी 7वीं अनुसूची में रखा गया है, और अनुच्छेद 246 में भारत की जनगणना केंद्र सरकार को दी गई है। केंद्र सरकार में ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, यानी गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और आप देखेंगे भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत ये कराई गई है, ठीक है, 1948 के अंतर्गत कराई गई है। कुछ इसमें सिद्धांत थे, वो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछता है आपके स्टेटमेंट बेस में, वो आपको देख लेंगे। कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल आते हैं ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। जनसंख्या पर सर्वप्रथम जो व्यवस्थित जो विचार किसने किया था, ये रॉबर्ट माल्थस ने किया था, ठीक है, उसने दिया था। और उसने 2 वर्गों में विभक्त किया था, एक प्राकृतिक और एक सामाजिक, ठीक है। और जो प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या जो सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ये कौन था, माल्यस था, ठीक है, माल्यस थे। और ये माल्यस के साथ थॉमस सैंडलरा, थॉमस डब्ल्यू, हार्बर्ट स्पेंसर ने इस सिद्धांत पर क्या किया, विचार किया। ये बस एक जान जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रॉबर्ट माल्थस, ठीक है, ये याद रखेंगे। और रॉबर्ट माल्थस का जो सिद्धांत है उसको देख लेते हैं। उसके अनुसार क्या क्या बातें की गई हैं। कहा गया है कि जनसंख्या की वृद्धि गुणवत्तर क्षेत्र में जो जीवन यापन करने के साधन में वृद्धि 1, 2, 4, 8 की दर से जीविका जो उपार्जन के साधकों में क्या वृद्धि होगी, 1, 2, 3, 4, 5 के दर से होगी, ठीक है। जैसे ये जीपी से एपी में बदलेगा, ठीक है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और माल्थस ने बताया कि अगर यदि आप जीवन निर्वाह के साधनों का अवरोध
न हो, अगर जीवन के निर्वाह के संसाधनों का अवरोध ना हो, मतलब रुकावट ना हो, तो प्रत्येक 25 वर्ष में जो पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें जनसंख्या संबंधित कुछ शब्दावली है, उसको भी देख लेते हैं। जो आश्रितता, जो आपका अनुपात होता है, ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो जिसको बोलते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो जो आपका क्या है, ये आपका आश्रितता क्या है, अनुपात है, उसको देख लेते हैं। क्या होता है ये आपका D डिवाइडेड बाई W इंटू के। इसका मतलब D मतलब क्या होता है कि जो भी जनसंख्या है आश्रित है, आश्रित जनसंख्या 0 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है, वर्ष वाले और 60 वर्ष से ऊपर वाले, यानी 60 ईयर्स के रिटायरमेंट के बाद वाले, यही तो आश्रित होंगी जनसंख्या, उसको ऊपर लिखेंगे। और जो आपका W है, ये आपका कुल कार्यशील जनसंख्या जो आपका 15 से 59 वर्ष के लोग होते हैं। और आपका K देखेंगे, वो क्या है, K मतलब 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आश्रितता का क्या है, अनुपाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व तो आप लोग को पता ही है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, किसी विशेष स्थान पर कुल जनसंख्या और स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया हो जाता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। ठीक है, पॉपुलेशन कितना है और उसका एरिया कितना है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात भी देख लेते हैं दोस्तों, ये भी जरूरी है आपका जानना। लिंग अनुपात मतलब टोटल स्त्री कितनी है और टोटल पुरुष, और इंटू करेंगे आप 100 से, तो आ जाएगा आपका लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो। नेक्स्ट आपका शिशु मृत्यु दर देखेंगे। किसी निश्चित वर्ष में 5 से कम वर्ष वाले बच्चों की मृत्यु की संख्या और उसी वर्ष में जो बच्चे जिंदा रहे हैं, मतलब जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे 100 से, तो आपको आ जाएगा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, और शिशु लिंग अनुपात क्या हो जाता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे। ठीक है, जैसे शिशु लिंग अनुपात ये आपका क्या होता है, बालिकाओं का जो 0 से 6 वर्ष और बालकों का 0 से 6 वर्ष, और 1000 से आपका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, शिशु लिंग अनुपात आ जाता है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लोग का भी। 10 की वृद्धि दर आप देखेंगे, जो डेकेडल ग्रोथ रेट होता है, ये क्या होता है, वर्तमान की जो जनसंख्या होती है या पहले की जनसंख्या, और डिवीज़न करते हैं किसका, पहले वाला, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेकेडल आपका ग्रोथ आ जाता है। ठीक है, लिटरेसी आप लोग को पता है कितने, 7 ईयर्स के ज़्यादा वाली जो जनसंख्या है ना, वही लिटरेसी रेट में आती है, उससे कम वाले नहीं आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता अनुपात है, वो आपका लिटरेसी कितनी है, और 7+P मतलब जो जनसंख्या 7 साल से ज़्यादा है उसका क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक स्त्री अपने जीवन काल में, प्रजनन काल में कितने बच्चे उत्पन्न करती है, उसको क्या बोलते हैं, ये TFR बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर। भारत 2010 में प्रजनन दर ये आपका 2.5 था, 2016 में कुल प्रजनन दर 2.3 हो गया, अभी फ़िलहाल में 2.1 है। ठीक है, TFR। आयु संरचना में आपका आ जाता है आयु वर्ग, एज ग्रुप क्या है, उसमें आपका बाल आयु 0 से 14 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपका, और आप देखेंगे साथ ही द्वितीय आयु वर्ग पर आप देखेंगे 15 से 64 वर्ष निर्भर करता है। ठीक है, और आपका जो प्रौढ़ आयु वर्ग है, यानी जो वर्किंग है, जो जिसको डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड्स बोलते हैं, जो वर्किंग लोग हैं वो कितने हैं, कितने से कितने वर्ष के लिए होते हैं, 15 से 64 होते हैं। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, किसी कंट्री को आगे लेके जाने में
ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और 60 वर्ष के आयु को क्या बोला जाता है, ये वृद्ध लोग होते हैं, ठीक है, 60+ वाले, ठीक है, वृद्ध आयु वर्ग वाले 65+ समानता इन लोग को रखा गया है, ठीक है। स्त्रियों को पुरुषों से अधिक पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की जो सांख्यिकी मंत्रालय है द्वारा 2015 में जारी रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक 60+ लोगों की जो संख्या है केरल में सबसे ज़्यादा है, और न्यूनतम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और 35.5% जो 10 की वृद्धि के साथ 60+ वालों की कुल जनसंख्या 10.39 करोड़ है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके, अभी हम आते हैं, क्योंकि जनसंख्या के आने में थोड़ा सा चीज़ें बैकग्राउंड जान लें एक एक बिंदु को, क्योंकि क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। आपका लगभग 10 मिनट्स के आसपास हो चुके हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं। मैंने बताया आपको कि जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप के साथ 2011 सेंसस में कितने परसेंटेज लोग हैं, ठीक है। 0 से 4 वाले 9.3% है, 5 से 9 ईयर वाले 10% है, 10 से 14 वाले 11% है, और 15 से 59 वाले 60% है, ठीक है, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है। 60 वाले कितने हैं, 60+ वाले 8.6 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और आप नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना अभी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक पिछले बैकग्राउंड देख रहे थे, जिससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं रेयर केस में, तो उसको देख लेना एक सही तरीका है, ठीक है। 1.5x पर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो बोलता हूँ, ठीक है। सो इन दिस आप देखेंगे भारत की जनसंख्या, ठीक है, भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना 17.5% है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व की क्षेत्रफल का 2.4 है। 2001 से 2011 के मध्य में आप देखेंगे कि जो जनसंख्या में 18.18 करोड़ की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 18 याद रखेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, जैसा कि आप लोगों को पता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे भारत की जो जनसंख्या है, जिसमें गांव के लोग निवास करते हैं, वो 68.9% है, ठीक है। भारत की जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि है वो 17.70% है। भारत की जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि है 1.64% है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सन 1921 में जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 2011 से 2021 के मध्य अधिकांशतः आप देखेंगे अकाल और महामारी हो गया था। उसके प्रकोप से जो मृत्यु दर वो क्या हो गई थी, अधिक हो गई थी, जिसके वजह से क्या हो गया था, उसके वजह से इस दशक में जनसंख्या में थोड़ा सा कमी आ गया था, और आप इसको क्या कह सकते हैं, महाविभाजन वर्ष कहा जा सकता है, ठीक है। इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोला जाता है, ठीक है। प्रशासनिक स्वरूप से देखेंगे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनगणना विभाग आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, गृह मंत्रालय, बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम आप देखेंगे नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना थी, या स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और स्थिर जनसंख्या की जो अवधि थी 1901 से 1921 थी, ठीक है, स्थिर वाली, ये डायरेक्ट आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी है। धीमी जो गति से जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी 1921 से 1951, ठीक है, ये याद रखेंगे, 1921 से 1951, ओके। नेक्स्ट आपका देखते हैं, ठीक है। जो तेजी से जो जनसंख्या का विकास हुआ था 1951 से 1981 तक हुआ था। जैसे देश आज़ाद हुआ था उसके बाद आप देखेंगे कि जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से क्या हुआ था, विकास हुआ था जनसंख्या का, ठीक है।
क्यों हुआ था ये? जनसंख्या वृद्धि का कारण था जो खाद्य पदार्थ थे, जैसे खाने पीने की चीज़ें लोगों के पास आने लगे थे, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होने लगा, इस वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, जैसे कि 1951 में जनसंख्या 36.10 थी, और वहीं 30 साल में आप देखेंगे 1981 में 68.33 करोड़ हो गया था। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आप देखेंगे जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि में ह्रास देखते हैं। जो स्वतंत्रता जब मिल गई उसके बाद जो पहली बार गिरावट देखने को मिली 1971 से 1981 के बीच में देखी गई, और 2001 से 2011 में गिरावट दर्ज की गई, जो वार्षिक वृद्धि दर कितना था, 1.64 रहा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जनगणना में आप देखेंगे कि उसके आंकड़ों में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। जो आपका सबसे हाईएस्ट रहा था दादरा एंड नगर हवेली का, फिर दमन एंड दीव, पुडुचेरी। ठीक है, ये 3 याद रखेंगे। जो न्यूनतम जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जो थे न्यूनतम वाले, वो नागालैंड, केरल और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका जो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की जो वृद्धि थी 1961 से लेकर 1971 थी, और उस दशक में देखेंगे 24.6% थी आपकी, कितनी, 24.6%। ठीक है, याद रखेंगे। 1951 में जनसंख्या घनत्व 117 था, 2001 में जनसंख्या घनत्व 325 था, वहीं 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। अब वहीं हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में आपके हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी है। ठीक है, न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है 879। न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव 618 है केवल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है। ठीक है, अभी आप देखेंगे एक उल्लास स्कीम आई थी, उसमें कौन कौन से 3 राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, जो फंक्शनल डेंसिटी में आ गए। ठीक है, वो आप याद रखेंगे। जैसे मैंने बता देता हूँ आपको, एक मिजोरम है, ठीक, एक गोवा है, एक और एक आपका गोवा, मिजोरम, और एक आपका त्रिपुरा है। ठीक है, उसमें केरला को नहीं रखा गया। ठीक है, और फंक्शनल के लिए, लिटरेसी के लिए 95% साक्षरता होना अनिवार्य है, जो कि आप देख सकते हैं केरल में नहीं है उतना, बाकी इन सारे स्टेटों में है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादरा नगर हवेली है, 76.20 आपका परसेंट है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला आपका बिहार है, 11.6। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली देख लीजिए, 11,320 लोग रहते हैं। ठीक है, न्यूनतम घनत्व वाले आपके जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश है। आप लोगों को पता है कि अरुणाचल प्रदेश ये आपका इधर पड़ता है, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया रहता है, स्केटर फॉर्म में, पहाड़ी एरिया, ज़्यादा लोग रहेंगे नहीं, इसीलिए आप देखें जनघनत्व कितना है, बहुत कम है। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान और निकोबार है, 46 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, 917।
सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 968। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है 834। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है जो 871 है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है वो आपका मेघालय है 27.95। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक आपका 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली 55.88% है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जो राज्य है वो आपका नागालैंड है जो आपका 0.5 है, ठीक है, 58 है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है जो 6.3 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला आपका उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका दिल्ली है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है आपका, ठीक है। याद रखने के लिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग धनी लोग रहते हैं और जहाँ धनी लोग रहेंगे वहाँ पे विकास होगा ज़्यादा, वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, इसलिए महाराष्ट्र को याद रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले में राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपका गोवा है, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है, ठीक है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य आपका भी सिक्किम है, दोनों में यानी सिक्किम है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जो प्रतिशत की दृष्टि देखें तो हिमाचल प्रदेश है 10%। न्यूनतम शहरी आप देखेंगे जनसंख्या प्रतिशत वाला जो केंद्र है आपका देखेंगे अंडमान एंड निकोबार 37.77, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत वाला राज्य है आपका गोवा है, ठीक है। प्रतिशतता आप देखेंगे जो परसेंटाइल है उसको देख लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में जो सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि वाला जो राज्य है आपका मेघालय है, फिर आपका बिहार है, ठीक है। शहरी जनसंख्या में जो सर्वाधिक 10 की जो वृद्धि वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है और दमन एंड दीव है 218.8% इसकी वृद्धि से जनसंख्या 10 की वृद्धि हुआ है, ठीक है। शहरी जनसंख्या में देखेंगे जो सर्वाधिक 10 की जो वृद्धि वाला जो राज्य है आपका वो आपका सिक्किम है 153.4। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला राज्य केरला है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरला है। नेक्स्ट सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो ग्रामीण है, ग्रामीण में देखेंगे आपका पुडुचेरी है। और केंद्र शासित प्रदेश में आप देखेंगे जो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है आपका पुडुचेरी है। और न्यूनतम जो आप देखेंगे शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जी आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है 880, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य आपका दमन एंड दीव है 551। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे जो न्यूनतम ग्रामीण जो आपका लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो चंडीगढ़ है 690। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है जिसमें SC सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है आपका मध्य प्रदेश है जहाँ ST सबसे ज़्यादा रहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वो आपका परसेंटेज में पंजाब है, ठीक है, अनुसूचित जाति वाला। नेक्स्ट आप देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है आपका मिजोरम है, लगभग 94.41% लोग रहते हैं। सर्वाधिक आप देखेंगे अनुसूचित केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप है 94.8% लोग रहते हैं, ठीक है। मुख्यतः आप देखें कुछ परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं साक्षरता के, ठीक है। उसमें सर्वाधिक साक्षर जो जनसंख्या में वृद्धि वाला राज्य आपका बिहार है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है। वहीं हम बात करें जो पुरुष साक्षरता में जो शीर्ष राज्य है वो केरल है। महिला साक्षरता में जो शीर्ष राज्य है वो भी केरल है। पुरुष में जो सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। और स्त्रियों में आप देखें जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है।
और महिला वाले में भी आपका न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में भी बिहार है। ठीक है, और न्यूनतम आप देखेंगे पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादरा एंड नगर हवेली है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वो दादरा एंड नगर हवेली है। अब पुरुष स्त्री जो साक्षरता दर में जो सर्वाधिक अंतर वाला जो राज्य है वो आप देखेंगे राजस्थान है। ये आपका यूनिक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। पुरुष स्त्री साक्षरता दर में जो सर्वाधिक अंतर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादरा एंड नगर हवेली है। ठीक है, और न्यूनतम स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता में जो अंतर है वो आप देखेंगे मेघालय में है। ठीक है, न्यूनतम आपका 3.1%, यानी जितनी महिलाएं पढ़ रही हैं उतने ही पुरुष पढ़ रहे हैं। दोनों का डिफरेंस लगभग आपका 3.1% है। ठीक है, न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता में जो अंतर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको मैंने बता दिया। और देश में जो उच्च साक्षर जिला कौन सा है, सरचीप है मिजोरम का। ठीक है, जिसमें 98.76% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, साक्षर है। और देश में जो निम्न साक्षर जिला है जो अलीराजपुर है आपका मध्य प्रदेश का, जिसमें आपका 37.2% लोग ही पढ़े हैं। आपको मैं बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं भारत की जनगणना का, उसको भी देखने हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अरेंज करने के लिए आता है। जनसंख्या की दृष्टि से जो शीर्ष 5 राज्य हैं वो क्रमशः ये देख लें: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे शीर्ष जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और दादरा एंड नगर हवेली। जनसंख्या की दृष्टि से जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे शीर्ष 10 की वृद्धि वाले जो राज्य हैं उसको देख लेते हैं: मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। जनसंख्या में जो सर्वाधिक 10 की जो वृद्धि हुई है करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, दिल्ली और आपका चंडीगढ़। जनसंख्या में जो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जो राज्य है नागालैंड, केरला, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, याद रखेंगे। जनसंख्या में जो न्यूनतम जो 10 की वृद्धि वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको देख लेते हैं: लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है और आपका पुडुचेरी है। ठीक है, और सारे आंकड़े आपके प्रतिशत में दिए हुए हैं। ठीक है, आपका जन घनत्व की दृष्टि से जो सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, केरला, फिर आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर केरला है, फिर आपका यूपी है। ठीक है, याद रखेंगे। जन घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जन घनत्व वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका सबसे पहले पता है आपको दिल्ली होगा, फिर चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, फिर दमन एंड दीव। न्यूनतम जन घनत्व वाले जो राज्य हैं उसको देख लेते हैं: अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम, नागालैंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम जन घनत्व वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको देख लेते हैं: अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, आपका लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड आपका पुडुचेरी। ठीक है, ये याद रखेंगे। लिंगानुपात देख लेते हैं, सेक्स रेशियो। 2001 में सेक्स रेशियो आपका 933 था, वही 2011 में आपको 943 देखने को मिलता। ठीक है, सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा आपका केरल है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर मेघालय। न्यूनतम वाले जो लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं वो आपका हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश हैं पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली। न्यूनतम जो लिंगानुपात वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपका दमन एंड दीव है, दूसरे नंबर पर दादरा नगर हवेली, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़,
चौथे नंबर पे आपका दिल्ली हो गया। ठीक है, शिशु लिंगानुपात वाला यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, वो देखेंगे 2001 में 917 था। ठीक है, 917, ये अब होके 919 हो गया है। ठीक है, सॉरी 919 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उसको देख ले, वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मेघालय, फिर छत्तीसगढ़, फिर केरला, फिर असम है आपका। न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं हरियाणा है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर राजस्थान है। सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान एंड निकोबार है, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपके दिल्ली हैं, फिर चंडीगढ़, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप। 2001 से 2011 के मध्य में 0 से 6 वर्ष की जो शिशु लिंगानुपात में किस राज्य में जो सर्वाधिक कमी देखी गई है वो जम्मू कश्मीर में देखी गई है। ठीक है, और साक्षरता देख लेते हैं। पुरुष साक्षरता आप देखेंगे 80.9%, महिला साक्षरता 64.6, दोनों में अंतर आपको 16.3% है। ठीक है, यानी पुरुष 80.9% है साक्षर और महिला 64.6% है। ठीक है, और जो टोटल है सकल साक्षरता 73% है, 73%। सर्वाधिक जो साक्षर प्रतिशत वाले जो राज्य हैं केरल है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, याद रखेंगे केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाले जो प्रतिशत वाले जो राज्य हैं बिहार, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, ये आप याद रखेंगे। सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार। न्यूनतम साक्षरता वाले देखना है हम लोग को केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, और पुरुष साक्षरता वाले राज्य में देखेंगे प्रतिशत में देखेंगे केरल है, मिजोरम है, फिर आपका गोवा है। न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता वाले में देखेंगे जो प्रतिशत में राज्य में बिहार है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में। पुरुष साक्षरता में न्यूनतम साक्षरता परसेंटेज वाले आप देखेंगे दादरा एंड नगर हवेली है। ठीक है, स्त्री साक्षरता वाले शीर्ष जिले आप देख लेंगे वो आपका केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है। न्यूनतम स्त्री जो साक्षरता वाले जो राज्य हैं आपका बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। न्यूनतम जहाँ पे स्त्री का जो साक्षरता परसेंटेज वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादरा एंड नगर हवेली है। सर्वाधिक पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में जो अंतर वाले जो राज्य हैं वो राजस्थान है, झारखंड, जम्मू कश्मीर। 2051 में भी साक्षरता कितनी थी, 18.33% थी। ठीक है, आज़ादी के जस्ट बाद। 2011 में जनगणना के अनुसार देखेंगे जो निरक्षर जो व्यक्तियों की जो सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में देखी गई, राजस्थान में। 2011 के जनगणना के अनुसार जो निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में देखी गई है, जिसमें आप देखेंगे उम्र 7 वर्ष से ज़्यादा, जनगणना 7 वर्ष की आयु जिसकी है उसको साक्षरता की जनगणना में उनको दिया जाता है जगह। ठीक है, उसमें गणना की गई है। ओके, आपका 1951 में स्त्री साक्षरता में देखेंगे पुरुष साक्षरता स्त्री कितना है, यह 8.80 है। ठीक है, और वहीं आप देखेंगे पुरुष कितने थे आपका 27.16%। ठीक है, भारत की जनगणना का कुछ देख लेते हैं। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे जो अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात था 945 था। अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है 20.137 करोड़, देश की जनसंख्या का 16.6% है। ठीक है, अनुसूचित जाति का, ठीक है, 16.6%। वहीं जनजाति का जो है यानी एसटी का 8.6% है।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अनुसूचित जाति नहीं है। ठीक है, कहाँ पे? नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। सबसे कम जो अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जो राज्य हैं वो आपका मिजोरम है। ठीक है, जहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जाति वाले जो राज्य हैं वो आपका मिजोरम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति है, मैंने बताया आपको 8.6% है कुल जनसंख्या के। यहाँ पे देखने वाली बात है, नोट करने वाली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में क्या है? अनुसूचित जाति नहीं है। ठीक है, याद कर लेंगे इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये 5 ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका एसटी पॉपुलेशन है वो आपका नहीं है। ठीक है, समान जनसंख्या में जो प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो 5 अनुसूचित जनजाति वाले जो राज्य हैं आपका लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये आपका संक्षिप्त में कुछ बिंदु उत्तर प्रदेश और आपका कहाँ से भारत की तुलना में लिखा गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं थोड़ा इसको, क्योंकि कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है। भारत की कुल जनसंख्या आप लोगों को पता है 121 करोड़ 8,54,977 है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98,12,341। और पुरुष जनसंख्या आप देखेंगे कितना है? 51.47% है। वही उत्तर प्रदेश में पुरुष की जनसंख्या 52.28% है। ठीक है, महिला की जो जनसंख्या 48.53% है भारत में। वहीं हम यूपी की देखें तो 47.72% है जनसंख्या महिला का, ये आपका उत्तर प्रदेश में। जन घनत्व देख लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी 382 आपका भारत का है और आपका 829 आपका उत्तर प्रदेश का है। लिंग अनुपात देख लेते हैं, लिंग अनुपात आपका उत्तर प्रदेश का 912 है और आपका भारत का कितना है? 943। ठीक है, 943 आपका भारत है। साक्षर में आप देखेंगे भारत का क्या है? 73% है। ठीक है, वहीं हम बात करें तो अपने यूपी में सबसे साक्षरता मतलब कितना है? 67.7%। वहीं पुरुष की बात करें भारत में तो 80.9% लोग साक्षर हैं। वहीं महिला की बात करें तो महिला आपका 64.6% है। ठीक है, और आप देखेंगे यूपी में जो पुरुष का जो परसेंटेज है 77.3% है और महिला का 57.2% है। ठीक है, लास्ट में 77 है। ठीक है, टोटल है तो आप देखिएगा कि बीच में आएगा, फिर मेल का आएगा, पुरुष का 77, फिर आपका 57। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको देखना है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपका कितना है? 20.22 है आपका। ठीक है, ये किसका? यूपी का है। ठीक है, वही हम बात करें अपने भारत का तो 17.7% है। 0 से 6 वाले वायु वाले जो लिंग अनुपात है 919 है। ठीक है, और वहीं 902 है आपका यूपी का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात, यानी अपने यूपी में लिंग अनुपात कम है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या आपका 68.84% है, वही 77.7% अपने यूपी में है। और शहरी जनसंख्या आपका 31.16% है भारत में और 22.3% है आपका यूपी में। कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति है वो 16.6% है, वहीं उत्तर प्रदेश में 20.7% है अनुसूचित जाति। कुल अनुसूचित जनजाति आप देखेंगे 8.6% अपने भारत में, वहीं 0.6% है आपके अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और आप देखेंगे ये आपका कंप्लीट हो चुका, ये भारत का। ठीक है, सेंसस जनगणना ये 2011 वाला। ठीक है, ये 3 से 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपका जनगणना अपने यूपी से आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जनगणना अपने यूपी से आप देखेंगे, ये आपको कल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया तो इसको 1.5x पे देख लीजिएगा। ठीक है,
कल मैं आपको बहुत ही अच्छी क्लास लेके आने वाला हूँ। ये आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 वाली है। ठीक है दोस्तों, एंड इफ़ यू लाइक दिस lecture, please do subscribe to our channel. Thank you. Jai Hind. Take care. Bye bye.